हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पर आज हम इम्यूनाइजेशन और हेल्थ प्रोग्राम्स को कवर करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्लास में जो भी लोग नए हैं प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आज की क्लास के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मोस्टली आपके इम्यूनाइजेशन टॉपिक और हेल्थ प्रोग्राम्स को लेके रहेंगे। तो यहाँ पर हम प्रीवियस प्रोग्राम्स तो देखेंगे ही साथ जो नए प्रोग्राम्स कुछ इनिशियली ऐड किए गए हैं हमारी नर्सिंग में, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अलग अलग क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये प्रोग्राम्स पढ़े भी हैं या नहीं। तो सभी प्रोग्राम्स और इम्यूनाइजेशन को लेकर जितने भी MCQs हैं वो आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो CHO का हो, MLHP का हो, NHM हो, GMCP हो या फिर कोई से भी आपके नर्सिंग एग्जाम हो, तो सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी ऑफिशियल ऐप मेडिकल एंड नर्सेस हब है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए, जहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज और MCQ चैलेंज हैं जो अवेलेबल। तो MCQ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से कौन से हैं जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। ऑप्शन है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस NPPCD। अब यहाँ पर ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया ऑप्शन A से D तक। अब इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सही हैं। अब ऑप्शन है यहाँ पर ओनली A एंड B, दैट मीन्स A और B ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन में है ओनली A B C, थर्ड है यहाँ पर ओनली A एंड C या फिर D नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया इसलिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है, कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट NPCB एंड BI जो प्रोग्राम है, तो एक लॉन्च किया गया था, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1976 में, 1976 में, जिसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सरशिप किया था। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत क्या कहा गया था कि ब्लाइंडनेस को कम करना है, 0.3% रिड्यूस करना है 2020 तक। तो ये प्रोग्राम है। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 से 2008 के बीच में लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पर फिर आता है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये भी एक प्रोग्राम है। लास्ट में आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो ये भी प्रोग्राम है जो कि 2007 में है, जो जनवरी 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये सभी प्रोग्राम है, दैट मीन्स आपका राइट आंसर क्या होगा, D नन ऑफ दीज। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, D नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये 1976 में लॉन्च किया गया था, जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। एंड यहाँ पर जो एम रखा गया था तो क्या था, 0.3% 2020 तक है, जो हमें क्या करना है, ब्लाइंडनेस को कम करना है। फिर था नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2007 में, जनवरी 2007 में, 2006 2007 के बीच में, तो जनवरी 2007 में, जिसमें 25 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 10 स्टेट के कवर किए गए थे और एक यूनियन टेरिटरी को कवर किया गया था यहाँ पर। फिर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये एग्जाम में आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। तो 11th 5-year प्लान के टाइम पर लॉन्च किया गया था 2007 से 2008 के बीच में। इसका एम रखा गया था कि अवेयरनेस प्रोवाइड कराना कि तंबाकू खाने से, तंबाकू कंज्यूम करने से क्या इफेक्ट होंगे हार्मफुल। दूसरा, इसके प्रोडक्शन और सप्लाई को रिड्यूस करना, कम करना टोबैको प्रोडक्ट्स को, और जो भी प्रोग्राम है इसको प्रॉपर तरीके से है जो इम्प्लीमेंट करवाना। अब अभी रिसेंट में जो हमने एक डे सेलिब्रेट किया था वो था नेशनल टोबैको डे। इसकी मैंने आपको थीम और नेशनल टोबैको डे 31 मई को जो क्लास ली थी उसमें बताया था। तो हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं, 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014।
टू इंश्योर इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2014 में, जिसका एम रखा गया था कि 2 साल की एज तक के बच्चे और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना। तो वो कौन सा प्रोग्राम है? वंदे मातरम, मिशन इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत कहा गया कि 2014 में इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल तक की एज ग्रुप और प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना? तो वो है मिशन इंद्रधनुष। क्या है? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि 90% तक फुल इम्यूनाइजेशन करवाना है 2 साल की एज ग्रुप के बच्चे और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनका। फिर यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष के बाद है जो मोदी जी ने ही 2014 में भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। फिर मिशन इंद्रधनुष का जो एक और इसमें मॉडिफिकेशन किया गया तो नाम रखा गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जो कि 8 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया। एग्जाम में यदि आपको आता है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो 8 अक्टूबर 2017 को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। और जो ओनली मिशन इंद्रधनुष आता है तो 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिसीज़ और मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इसमें क्या रखा गया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, क्या हैं, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था। लेकिन आपको बेसिक यही याद रखना है कि इसमें कितनी डिसीज़ कवर की जाती हैं जो मिशन इंद्रधनुष से। तो पहले इसमें 7 होती थी, अब नाउअडेज यहाँ पर 11 है जो कर दी गई हैं। नेक्स्ट वन इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज। तो डीपीटी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ऑप्शन में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज पेंटावैलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक और क्वेश्चन था यहाँ पर जो मिस हो गया, तो जो वंदे मातरम स्कीम, इससे यदि आपको क्वेश्चन आते, क्योंकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम कई बार पढ़ चुके, JSS के भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वंदे मातरम स्कीम है, इससे आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें से यही आता है कि जो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट है, तो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं, तो वहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से स्कीम के तहत दी जाती हैं? तो वो वंदे मातरम स्कीम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था पेंटावैलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 कंबाइंड वैक्सीन होती हैं, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड हीमो प्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में जो 5 वैक्सीन है 5 डिसीज से प्रिवेंट करेंगे। अब इनका जो ड्यूरेशन है, दैट मीन्स एज है, वो कब दी जाती है? तो ये दी जाती है जनरली 6, 10 एंड 14 वीक्स में। कब? 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक की एज में। जब बच्चे की एज 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक हो जाए तब। नेक्स्ट वन इज द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीनेशन है जो किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी या फिर एडवर्ड जेनर। तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो सबसे फर्स्ट वैक्सीन यदि पूछी जाती है तो कौन सी थी? वो थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, जो कि एडवर्ड जेनर ने खोजी थी। और इन्हीं के लिए क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन का फादर। किसको? एडवर्ड जेनर को। OPV जो वैक्सीन इसकी डिस्कवरी की थी किसने? अल्बर्ट सेविन ने। किसने? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। बट यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि वैक्सीनेशन जो फर्स्ट किसने परफॉर्म किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। और सबसे पहली वैक्सीन कौन सी जिसकी खोज हुई थी? तो वो थी स्मॉल पॉक्स, जो कि एडवर्ड जेनर ने इसकी डिस्कवरी की थी 1798 में। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द सिंबल। यहाँ पर इमेज में एक बच्चा मस्त लेटा हुआ है, तो ये कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शन में है यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष, कंगारू मदर केयर, RCH या फिर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। एग्जाम में सभी क्वेश्चन आते हैं, तो इंद्रधनुष हमने पढ़ लिया, कंगारू मदर केयर है और है RCH।
तो यहाँ पर इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP एग्जाम में फुल फॉर्म आता है INAP। तो इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का लोगो है यहाँ पर, जो कि 2014 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, INAP इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान 2014 को, सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो एम रखा गया था इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का, यदि एम पूछा जाता है तो जो स्टिल बर्थ है, क्या है, स्टिल बर्थ और जो न्यूबॉर्न की डेथ होती हैं उनको हमें 2030 तक क्या करना है, प्रिवेंट करना है। एम क्या है इसका कि जो स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न डेथ है उनको हमें 2030 तक प्रिवेंट करना है इस प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और स्टिल बर्थ रेट को लेके आना है। जो अभी न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है और स्टिल बर्थ है अभी डबल डिजिट में आती हैं, लेकिन इसका गोल रखा गया है कि 2030 तक हमें इसको ओनली सिंगल डिजिट में लेके आना है। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द RCH प्रोग्राम लॉन्च। तो RCH प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1997, 2005, 1989 या फिर 1990, 1997, 2005, 1989 या फिर 1990। तो जो RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, लॉन्च कब किया गया था, 1997 में। यदि फेज पूछते हैं, डायरेक्ट RCH पूछे तो 1997, यदि फेज सेकंड पूछें तब आपको अलग आंसर देना है, लेकिन यदि RCH की फेज फर्स्ट की बात करें हम तो 15 सितंबर 1997 को लॉन्च की गई थी, जिसने 4 कंपोनेंट पर मेनली फोकस किया था। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जो कि 1995 में आया था, लेकिन आफ्टर दैट इसको RCH में इंक्लूड कर दिया गया था। फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एड्स, क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर, टारगेट फ्री अप्रोच है, क्या है, 4 कंपोनेंट हैं RCH के एग्जाम में आपको आ सकते हैं। फिर आई थी RCH की सेकेंड फेज। तो फर्स्ट फेज पूछें तो 15 सितंबर 1997, सेकेंड फेज पूछते हैं यदि तो यहाँ पर RCH के तहत है जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की सेकेंड फेज है, ये कब आई थी, 1 अप्रैल 2005 को। कब आई थी, 1 अप्रैल 2005 को। इसका एम भी रखा गया था कि मैटरनल और जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है इसको हमें कम करना है। 3 एसेंशियल कंपोनेंट है इसके, ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, स्ट्रेंथनिंग रिफरल सिस्टम, क्या है, स्ट्रेंथनिंग रिफरल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज नेशनल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड इन। तो हम नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, 14 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 14 दिसंबर। तो हम हर साल नेशनल चिल्ड्रंस डे और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे यदि आपको आता है तो 2 अलग अलग डे हैं यहाँ पर। तो यदि नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तो हम कब मनाते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में। कब मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उन्होंने अपने जन्मदिन है जो बाल दिवस के तौर पर है जो सेलिब्रेट करवाया। तो यहाँ पर 14 नवंबर को हमने क्या मनाया, नेशनल चिल्ड्रंस डे। यदि एग्जाम में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे आता है तो हमें कब मनाते हैं, 20 नवंबर को, जो कि 1954 से मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्कीम एसोसिएटेड विद द सिंबल। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था कि जो सिंबल में एक स्कीम दिख रही है कौन सी स्कीम है, ICDS, IMNCI, मिशन इंद्रधनुष या फिर रेड क्रॉस। तो यहाँ पर कौन सी स्कीम है जो शो हो रही है, तो ये कौन सी स्कीम है, ये है यहाँ पर ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी। बेनिफिशियर्स हैं बच्चे जिनकी एज 6 साल से कम हो, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के वुमेन जो कि 15 से 44 साल, फर्टाइल एज ग्रुप का है या फिर हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का है तो 15 से 44 साल तक, और जो एडोलेसेंट गर्ल्स क्या है इसकी बेनिफिशियर्स एज ग्रुप हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके रखा हुआ मिलता है आपको, क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना लॉन्च्ड इन। तो यहाँ पर जो भी स्कीम यदि छूट जाती हैं, मैं आपको बता दूं कि जो भी स्कीम यदि इस क्लास में छूट जाती हैं, आपको उनके नाम पता हो या फिर डाउट हो जिनमें, तो आप प्लीज़ वो स्कीम के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। फिर से कहती हूँ कि जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, देख रहे हो, आफ्टर प्रीमियर के बाद भी देखते हैं, तो आपको जो भी स्कीम के बारे में डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो और जो आपको याद हो स्कीम,
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास होगी उसमें आपको पूरी स्कीम है जो बता दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आयुष्मान भारत योजना लॉन्च इन। तो आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2020, अगस्त 2018, सितंबर 2017 या फिर सितंबर 2018। PMJAY स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2018 में। कब? सितंबर 2018 में। इस स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द लोगो। तो यहाँ पर एक इसका लोगो दिख रहा है, WHO का, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर UNDP। तो यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है किसका दिख रहा है? ये दिख रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाते हैं आता है? तो मनाते हैं 7 अप्रैल या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे कह सकते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। डायरेक्टर इसके वंस अगेन दूसरी बार है जो टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस हैं जो चुने गए हैं और जो अपकमिंग 5 साल तक के लिए WHO के डायरेक्टर हैं जो रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम है, इसने किस प्रोग्राम को रिप्लेस किया है या फिर इसकी जगह किस प्रोग्राम ने ले ली है? ICDS, RCH, MCH या फिर NRHM। तो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 में लाया गया था। तो इसकी जगह कौन से प्रोग्राम ने ले ली है और इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया था? RCH के साथ। किसके साथ? RCH के साथ। नेक्स्ट वन इज विच कमेटी इज नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो कौन सी कमेटी है जिसको हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है? भोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, चड्डा कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सी कमेटी है जो कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है? तो उसका नाम क्या है? भोर कमेटी। 1946 में आई थी, चेयरमैन थे सर जोसेफ भोर। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इसका दूसरा नाम है और इसके तहत इन्होंने PSC सेंटर के लिए भी है जो रूल्स लाए थे। वो PSC सेंटर के लिए किस कमेटी ने इनिशिएट किया था? वो थी भोर कमेटी। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट द गट। तो गट के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी यूज़ की जाएगी? एलोप्यूरिनॉल, पैरासिटामोल, क्यूनिन या फिर डाइक्लोफेनेक। तो गट में क्या होगा? जनरली यूरिक एसिड है जो जमा होने लगेगा कहाँ पर? जॉइंट्स में। मेनली कहाँ पर? जॉइंट्स में यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होगा जिसके कारण पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। तो यहाँ पर ट्रीट कैसे करेंगे? अब यूरिक एसिड जम गया है तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? इनमें से होगी एलोप्यूरिनॉल। क्या होगी? एलोप्यूरिनॉल है जो यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से क्या करेगी? एक्सपेल करेगी, बाहर निकालने का काम करेगी। तो जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, क्या हुआ है? जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है तो वो किडनी जिनको फिल्टर नहीं कर पा रही हैं तो उनको क्या करेगी? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाना स्टार्ट करेगी जॉइंट्स के। यहाँ पर यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगेगा। तो ये यूरिक एसिड को किस मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे हम? तो होगा एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मिशन इंद्रधनुष में पहले इतनी वैक्सीन इंक्लूड थी, अब कितनी हो गई हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष में कौन सी वैक्सीन इंक्लूड नहीं है? सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस या फिर PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन। जो वैक्सीन अभी तक मिशन इंद्रधनुष में इंक्लूड नहीं है वो क्या है? PCV वैक्सीन। जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं? पहले 7 थी लेकिन अब इनको बढ़ा दिया गया है, 11 कर दी गई हैं। तो वैक्सीन है जो कौन कौन सी थी? डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनेस दैट मीन्स DPT, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस B। तो ये क्या हो गई? डिसीज हो गई। इनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर वैक्सीन है जो यूज़ की गई हैं। तो क्या है? यहाँ पर टोटल 11 वैक्सीन है। नेक्स्ट वन इज द वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लेवल आर स्टोर्ड इन। तो PSC में वैक्सीन को हम कहाँ स्टोर करेंगे? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में,
डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में या फिर कोल्ड बॉक्स में। तो जो PSC सेंटर होते हैं वहाँ पर आपके पास ना तो बड़े बड़े डीप फ्रीजर होंगे, तो यहाँ पर जो वैक्सीन है कैसे स्टोर की जाएगी, ILR में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है PHC में वैक्सीन को हम कैसे स्टोर करेंगे, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में। अब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आता है तो कितना होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होगा -15 to 25 डिग्री सेल्सियस। OPV कितने पे स्टोर की जाती है, -20 डिग्री सेल्सियस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और यदि वॉक इन कोल्ड चेन, WIC का मतलब क्या है, वॉक इन कोल्ड चेन में यदि बात करें हम, कितनी की जाएगी, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर गवर्नमेंट मेडिकल शॉप में। फिर आते हैं कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर। तो वैक्सीन को सब सेंटर तक है जो ले जाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। आप इस जो यहाँ पर स्लाइड आपको दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहाँ यूज़ किया जाता है वैक्सीन स्टोर करने में। तो PSC में कितना टेम्परेचर होता है इसका, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 से 25 डिग्री सेल्सियस और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जो यूज़ किए जाते हैं। OPV कितने पे है जो स्टोर की जाएगी, -20 डिग्री सेल्सियस पर। फिर आता है वॉक इन कोल्ड रूम, तो ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर गवर्नमेंट मेडिकल शॉप में इनको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूडेड है, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन या फिर ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन किया जाएगा किसमें, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, तो कौन कौन होगा, तो इसमें जो इंक्लूडेड होंगे जो भी प्रेग्नेंट मदर हो और चिल्ड्रन है वो सभी यहाँ पर इंक्लूड है जो किए जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। तो रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी, क्योंकि रोटा वायरस है जो क्या करेगा, डायरिया को कॉज करेगा। तो रोटा वायरस किस रूट से एडमिनिस्टर की जाएगी, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या फिर ओरली। तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है, ओरल रूट से इसको दिया जाता है। जब 6, 10 और 14 वीक्स में हम पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं उसी टाइम पर इसको है जो ओरली पिलाया जाता है बच्चों में। अब इसकी 2 टाइप की वैक्सीन होती है, रोटाटैक और रोटारिक्स। तो रोटारिक्स के ओनली 2 डोज होते हैं और रोटाटैक के हैं जो 3 डोज रहेंगे। नेक्स्ट वन इज लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो पूरे विश्व का जो लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का कहाँ पर डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था, 1977, 1978, 1979 फिर 1982। तो स्मॉल पॉक्स का पहला केस है जो लास्ट केस है जो स्मॉल पॉक्स का कहाँ कब डिटेक्ट हुआ था, 1977 में। कहाँ पर, सोमालिया में। याद रखें आप, सोमालिया में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस 1977 में डिटेक्ट हुआ था। इंडिया की बात करें तो 1975 में, 24 मई 1975 को लास्ट। वर्ल्ड से एरेडिकेट कब कहा गया, 1980 में। लास्ट केस कब मिला, 1977 में, सोमालिया में। नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीवर फाउंड इन टाइफॉइड। तो टाइफॉइड का है जो कैरेक्टर क्या होगा, फीवर आने का। दैट मीन्स यदि टाइफॉइड के पेशेंट को फीवर है तो किस टाइप के जो रहेगा, रिलैप्सिंग, स्टेप लैडर, कंटिन्यूअस या फिर इंटरमिटेंट फीवर। जो फीवर होगा टाइफॉइड वालों के लिए वो किस टाइप का होगा, तो ये होगा यहाँ पर स्टेप लैडर फीवर। क्या होगा, स्टेप लैडर फीवर। मेन कॉज क्या है, साल्मोनेला टाइफी। याद रखना है, बैक्टीरियल साल्मोनेला टाइफी मेन कॉज है टाइफॉइड के लिए, और जनरली ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण है जो होगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है, BCG, मीजल्स, कोलेरा या फिर बोथ ए एंड बी। कौन सा है जो यहाँ पर लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है, यहाँ पर लाइव वैक्सीन है वो क्या है, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स BCG एंड मीजल्स दोनों क्या है, लाइव वैक्सीन है। BCG, OPV, येलो फीवर, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, एपिडेमिक टाइफस, ये सब क्या है, लाइव वैक्सीन है।
फिर यहाँ पर आती हैं इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड में क्या है, टाइफाइड, कोलेरा, पर्ट्यूसिस, रेबीज, साल्क इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए एंड बी, कैस्नू फॉरेस्ट डिजीज। टॉक्सॉइड में आता है डिप्थीरिया और टिटनस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो डीपीटी वैक्सीन है इसमें टॉक्सिन कौन है, टॉक्साइड कौन है, वो क्या होगा, डिप्थीरिया एंड टिटनस। नेक्स्ट वन इज पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय विच रूट। तो पोलियो को ट्रांसमिशन किस रूट से होगा, फीको ओरल, ड्रॉपलेट, सैंड फ्लाइज, डेफ्ट मॉस्क्यूटो बाइट। तो पोलियो का ट्रांसमिशन किससे होगा, फीको ओरल रूट से। किससे होगा, फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कौन सी डिसीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगी, दैट मीन्स छींकने खांसने से ट्रांसमिट नहीं होगी, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस तीनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकती हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये किससे होगा, या तो मदर टू फीटस होगा, वर्टिकल होगा, या फिर यहाँ पर है जो ब्लड से होगा, लेकिन ये किससे नहीं होगा, जो कि डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगा। ड्रॉपलेट से होगा मेनिंगोकोकल, मेनिंजाइटिस, पर्ट्यूसिस, मम्स, रूबेला, स्ट्रेप फेरेंजाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा। एयरबॉर्न क्या है, टीबी। ड्रॉपलेट का मतलब आपने छींका खांसा अपने सामने वाले के ऊपर तो उसको हो गया। एयरबॉर्न का मतलब हवा में उड़ते हुए। स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लूंजा जो कि बर्ड फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेरिसेलाइन, चिकन पॉक्स। तो ये क्या हो जाएंगे, एयरबॉर्न इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज अ बेबी बॉर्न एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन विच कैन बी गिवन टू हिम। तो यदि कोई बेबी सीएचसी में डिलीवर हुआ है तो फर्स्टली हम उसको क्या देंगे, डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर या फिर टाइफाइड। तो यदि कोई बेबी डिलीवर हुआ है तो उसकी मदर को है जो कौन सा इंजेक्शन है जो हम बेबी यदि सीएचसी में डेवलप हुआ है तो उस बच्चे को हम कौन सा इम्यूनाइजेशन सबसे पहले देंगे, तो होगा यहाँ पर बीसीजी। एट द टाइम ऑफ बर्थ बीसीजी दिया जाएगा, ओपीवी दिया जाएगा और हेपेटाइटिस बी भी दिया जाएगा। यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम है तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे, वेट करेंगे उसके इंतज़ार करेंगे जब तक उसका वजन 2 किलो नहीं हो जाता। अब बीसीजी वैक्सीन किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए। रूट होगा इंट्राडर्मल, यदि एट द बर्थ से लेके 1 मंथ तक देते हैं तो 0.05 ml होगा, और यदि आफ्टर 4 वीक और 1 मंथ के बाद देंगे तो 0.1 ml। बीसीजी वैक्सीन है जो 1 साल तक की दी जा सकती है, बहुत सारी वैक्सीन जो ओनली 1 ईयर तक दे सकते हैं हम। तो यहाँ पर बीसीजी 1 साल तक डिफरेंट डोज होगा। यदि बच्चा 1 साल तक बीसीजी वैक्सीन नहीं लिया है फिर आपके पास आता है तब आप बीसीजी वैक्सीन है जो नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, इट कैन लेटर लीड टू। तो जो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है बाद में क्या है जो कारण बनेंगे, मलेरिया होने का, लेप्रोसी का, रूमेटिक हार्ट डिसीज का, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है जो किसका कारण बनेगा, रूमेटिक हार्ट फेलियर का। यदि रिकरेंट बार बार होता है तो किसका कॉज बनेगा, रूमेटिक हार्ट डिसीज का। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD वॉज mooted इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन द ईयर। तो 2000 AD में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गोल ऑफ हेल्थ है जो लिया गया था, तो ये कब तक के लिए लिया गया था, 1966, 78, 68 या फिर 70। तो जो 2000 AD में जो गोल ऑफ हेल्थ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कब लिया गया था, 1978 में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी, तो लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। कौन सी मेडिसिन है जिसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाएगी, डीसी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेप्सोन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डेप्सोन, एमडीटी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज मंडे मॉर्निंग फीवर इज कॉमनली नेम फॉर। तो मंडे मॉर्निंग फीवर किसका नाम है, बायसिनोसिस, एब्स्टोसिस, बैगोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर मंडे मॉर्निंग फीवर है जो किसका दूसरा नाम है, बायसिनोसिस का। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज। तो यूटीआई मोस्ट कॉमन कॉज क्या है यूटीआई का,
क्लैविसेला, सिट्रोबैक्टर इकोलाई या फिर पर्टिसिस वल्गैरिस। तो यहाँ पर कॉमन कॉज है यूटीआई का, वो क्या है? ई कोलाई, इश्चरीचिया कोलाई। नेक्स्ट इज वारफरिन टॉक्सिटी कैन बी ट्रीटेड बाय। तो वारफरिन के ओवरडोज में हम क्या यूज़ करेंगे? हमें वायरन टॉक्सिटी है तो किसको है जो हम एज एन एंटीडोट के तौर पर देंगे? फ्लूटामाइन सल्फेट, एसिटाइलसिस्टीन, हेपेरिन या फिर फाइटोनियाडोन या फिर विटामिन के। तो वारफरिन टॉक्सिटी का है जो क्या ट्रीटमेंट होगा कि यहाँ पर यदि वारफरिन ओवरडोज हो जाती है तो एंटीडोट के थ्रू हम इसके असर को क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन देके? फाइटोनियाडोन या फिर विटामिन के है जो इंजेक्ट करके। नेक्स्ट वन इज अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एरेडिकेटेड डिसीज फ्रॉम द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी डिसीज है जो पूरे विश्व से है जो इरेडिकेट हो चुकी है? पोलियो, रेबीज, स्वाइन फ्लू या फिर स्मॉल पॉक्स। पोलियो के कुछ केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, स्वाइन फ्लू के मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, रेबीज के मिल जाएंगे, लेकिन स्मॉल पॉक्स के हैं जो नहीं मिलेंगे। क्या होगा? नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड सेरुमेन फ्रॉम द एक्सटर्नल कैनाल। यदि किसी के कान में बहुत ज़्यादा सेरुमेन है जमा हुआ है तो यहाँ पर हम उसको कैसे रिमूव करेंगे? इरिगेशन से, सक्शनिंग से, इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट तो सभी यूज़ की जाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल कैनाल का जो सेरुमेन है, वैक्स है, उसको हम कैसे निकालेंगे? इरिगेट करके। नेक्स्ट इज ऑल आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो सभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी एक को छोड़कर। रिनाइटिस, कोरिएजा, ब्रोंकियोलाइटिस या फिर लैरिंजाइटिस। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि लोअर पार्ट को सीधा जाके डायरेक्ट लंग्स को ही इफेक्ट करेगा। When was the MA program launched? MA means Mother's Absolute Affection. मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन और माँ प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था? 5 अगस्त 2016 को, अगस्त 2017, 5 अगस्त 2018 फिर 5 जुलाई 2016। तो यहाँ पर माँ प्रोग्राम, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया था कब? 5 अगस्त 2016 को मोदी जी ने इसका है जो इनॉग्रेशन किया था। इसके तहत जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को है जो एटलीस्ट 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएं, देन आफ्टर जो आप उसको फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इमिटेड द मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया। कौन सा इंडिया का ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप लिया था किसके लिए? मिड डे मील प्रोग्राम के लिए। असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो कौन सा प्रोग्राम है जिसने क्या किया था? मिड डे मील स्कीम को इनिशिएट किया था, तो वो था यहाँ पर तमिलनाडु 1995 में। मिड डे मील स्कीम कब लाई गई थी? 1995 में। और पहला इनिशिएटिव किस स्टेट ने लिया था? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट वन इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था? 1962 में, 1952 में, 1992 में या फिर 1972 में। तो जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। इसके तहत है जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछा तो 1977 में। दो चीज़ें याद रखना है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये यहाँ पर क्या है? 1952 में लॉन्च किया गया था। यदि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1977 में। मध्य यहाँ पर मिशन परिवार विकास के तहत मैंने आपको बताया आयरन और फॉलिक एसिड की फ्री डिलीवरी करवाना जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हो उन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स बी एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। यदि पेशेंट क्या है? बेहोश है, अनकॉन्शियस है, कौन सा अर्ली इंडिकेटर होगा कि पेशेंट के जो ब्लड में टिश्यूज़ हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया है जो सिचुएशन डेवलप हो रही है? साइनोसिस, डिक्रीज रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस या फिर हाइपोटेंशन।
तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अर्ली इंडिकेटर क्या होंगे हाइपोक्सिया को लेके, तो वो होंगे यहाँ पर रेस्टलेसनेस। क्या होंगे? रेस्टलेसनेस। साइनोसिस लेट इंडिकेटर होगा हाइपोक्सिया का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पेशेंट में, लेकिन जो रेस्टलेसनेस होगी वो क्या होगी? अर्ली इंडिकेटर होगा। नेक्स्ट वन इज which of the sign and symptom would be an early indication that the patient serum potassium level is below usual? कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे कि पेशेंट का जो पोटेशियम सीरम पोटेशियम लेवल क्या है? कम है, बिलो यूजुअल, जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए उससे कम है। स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरिया, मसल वीकनेस इन द लेग्स, टिंगलिंग इन द फिंगर्स। तो कौन से साइन सिम्टम हैं जो बताएंगे कि सीरम पोटेशियम लेवल कम हो रहा है? अब पोटेशियम की ज़रूरत किसको होती है? तो यहाँ पर जो पोटेशियम की ज़रूरत है तो कौन से साइन दिखेंगे आपकी बॉडी में? मसल वीकनेस इन द लेग्स, फटीग होगी पोटेशियम की कमी से, वीकनेस होगी लेग में, क्रैम्प्स रहेंगे, बीपी में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब क्या है यहाँ पर? साइन है यदि क्या होगा? पोटेशियम का लेवल कम होगा तब। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। द नर्स एवेलुएट्स द एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। कौन से इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि बेबी को प्रॉपर है जो ऑक्सीजन मिल रही है? साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूसली, एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको अपकमिंग और क्वेश्चन बताए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो प्लीज़ जिन भी लोगों को जो भी योजना स्कीम लॉन्च हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उन स्कीम्स के नाम हैं जो भेज सकते हैं। बाकी आगे पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम है जिनमें से मैंने 25 स्कीम तक अलग से सेपरेटली सिलेक्ट की हुई हैं, तो उनको भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।